पिछले 10 साल से दिल्ली में आपका ही सरकार रही है. How do you assess this government? Especially with the pollution issue, I don't see any major changes. Every single year it's the same story. आम आदमी सरकार बोलती है कि उन्होंने हॉस्पिटल्स पे बहुत वर्क किया है, पर बेसिकली उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया है. जो इंटरनल चीजें उस पे वर्क नहीं किया. मेन सड़क तो हमारी एकदम साफ, एकदम ठीक, लेकिन जो वहीं जो कनेक्ट होती है, जो शहर के अंदर जो सड़क है वो टूटी हुई है. आज जो जिस सड़क से मैं आ रहा हूँ उसमें आज भी इतना पानी भरा हुआ था. 10 साल में एक इधर से उधर नहीं हुई है चीज. पानी जहाँ जिस गड्ढे में भरता था वो आज भी उसी गड्ढे में भरता होगा, उससे ज्यादा ही भरता होगा. गंदगी की बहुत समस्या है. उनका एक मोहल्ला क्लिनिक है नूरीलाई में, वहीं पे कूड़ा फेंकते हैं लोग और वहीं पे मोहल्ला क्लिनिक है. मेट्रो पास की बात 10 साल से इस यूनिवर्सिटी में चल रही है. अभी रिसेंटली केजरीवाल ने बोला कि हम लोग इसको वापस आकर कर देंगे. तो अभी पिछले 5 साल से क्या कर रहे हैं? जब भी बारिश होती है दिल्ली के अंदर तो पूरा दिल्ली भर जाता है पानी से. जो दिल्ली का मेन मुद्दा अगर इस इलेक्शन में जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पानी को कैसे रोका है. ड्रेनेज सिस्टम. यहाँ पे टोटल 9000 स्टूडेंट्स हैं तीनों सेंटर मिला करके, लेकिन सिर्फ 50 बच्चों के लिए हॉस्टल है. या तो आप हॉस्टल्स बनाइए या तो मेट्रो कंसर्न पास दीजिए. दोनों में से एक चीज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना ड्यू के अंदर और ड्यू के बच्चे आसानी से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. करप्शन कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन किया है? बहुत सारे नेता उनके इस बीच में जेल गए. माना गया था कि आम लोगों के बीच से उठ के निकले हैं, आम लोगों की जरूरतें समझते हैं, गुर्बत मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे. लेकिन अब जैसे जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कर रही है या पंजाब में कर रही है वो बिल्कुल अलग नहीं है जो बीजेपी अपने स्टेट्स में कर रही है जहाँ पे वो पावर में है. धीरे धीरे लोगों के अंदर वो फीड कर दिया गया है कि वो है करप्ट, वो है बेईमान, और पता नहीं वो है या नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कह सकता हूँ कि कुछ हद तक उनकी छवि खराब हुई है दिल्ली के अंदर. महिलाओं को आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंट का वादा किया है. कांग्रेस और बीजेपी ने उस पर 2500 का वादा किया है. ट्रांस वुमेन को क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारी संख्या कम है. 4 या 5000 वोट से आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस किसी को फर्क नहीं पड़ता. Instead of working on freebie politics, we should work on the structural problems. If we work on them, then everyone will obviously benefit. Instead of free buys, you can provide employment opportunities. हम लोग खुद ग्रेजुएट्स हैं, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ. मुझे खुद नहीं पता मुझे कितने बार कहाँ का अप्लाई करना पड़ेगा जॉब लेने के लिए. Do you feel like people are also tired of this LG versus आप and feel कि यार बीजेपी आ जाए अब? हम ये ना सोचें कि जिसका LG है उसी की सरकार आ जाए. हम ये सोचें कि हम दिल्ली को ही स्टेट बना देते हैं तो उससे काम हो सकता है. Do you feel Delhi has become safer for women? There were people, openly masturbating, and हमने काफी बार पुलिस को कंप्लेन किया, but Like it is guaranteed that if you're leaving your house, you're going to get harassed at some point in the day. Will we put out an opinion poll? Welcome to another election show. Delhi elections are in full swing. The fight is majorly between the incumbent Aam Aadmi Party and the challenger BJP. Of course, there's also Congress in this mix. We are at the Law Center at Delhi University, and we, as always, are here to talk to young students, Delhi voters, understand from them what their concerns are this election and whether those concerns are being reflected in the political discourse of Delhi election, which has become all about सोने का कमोड या गाली गलौज and all of that. तो इस सब में स्टूडेंट्स के मुद्दे कहाँ हैं और क्या हैं? So let's get right in. Let's start with understanding. I think आप लोग यहाँ पे mostly first time voter होंगे या young voters हैं सारे. पिछले 10 साल से दिल्ली में आपका ही सरकार रही है. How do you assess this government? For you guys, do you think they have done enough? What do you think has been missing? And what are your hopes if they come back to power? You want to go first? Yeah, sure. So I don't think they've done enough at all, especially with the pollution issue. I don't see any major changes. Every single year it's the same story, and their pollution is a big issue for you. Yeah, and the actions they take are very minimal. Like the water spray things, I don't see any substantial change that brings to the pollution issue. So as a young student, is that the main thing in your but वो कोई भी पार्टी इस पे बात नहीं कर रही है pollution पे? Yeah, that's also a concern. Like it affects everyone, especially students, because we have to miss our classes after then, and the online mode is not very comfortable. पॉल्यूशन के अलावा हम साफ सफाई बेसिकली जो गंदगी है वो यहाँ कूड़ा फैला रहता है सड़कों पे, तो उस पे भी है. और ऊपर से आम आदमी सरकार बोलती है कि उन्होंने हॉस्पिटल्स पे बहुत वर्क किया है, पर बेसिकली उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया है. जो इंटरनल चीज़ें उस पर वर्क नहीं किया. आज भी टेस्ट के जो प्राइसेस हैं वो हाई हैं और बड़े बड़े टेस्ट हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हैं, उसके
लाख्स ऑफ मनी लगता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। पहले इंटरनली सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। दैट्स द इशू। आपकी गवर्नमेंट को आप कैसे असेस करेंगे? 10 years ये पार्टी यहाँ पे रही है। यस, सो 10 years में अगर मैं असेस करूँ तो पिछली गवर्नमेंट्स जो रही हैं उनसे अच्छा काम, कुछ पॉलिसीज़ अच्छी आई हैं। बेसिकली एजुकेशन पे भी उन्होंने बात करी है। मैं खुद एक गवर्नमेंट स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का, RPVV का। ओके सो लेकिन एक चीज़ है, जब से इन्होंने अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, उसमें आई थिंक कहते हैं उन्होंने दिल्ली बोर्ड लॉन्च किया है। तो जब भी मैं अपने स्कूल पे जाता हूँ एज ए एलुमनाई, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि दिल्ली बोर्ड का उनको सिलेबस नहीं पता है, एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता है, तो वो लोग कन्फ्यूज़न में है कि क्या आएगा कैसे आएगा। तो उस पर भी उनको वर्क करना चाहिए। जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है, जैसे अंबेडकर कॉलेज, देसू कॉलेज, इन सब में कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट 5 साल में कुछ दिखी नहीं। और जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप आम आदमी पार्टी पे भी लागू होते हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में अभी हमने देखा कि 2 टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये सारे इशू और भी इशू, जैसे पॉल्यूशन का इशू, उस पर भी कुछ 5 साल में कुछ काम नहीं किया गया। तो अगर मैं 10 साल को असेस करूं तो पहला टर्म था, उन्होंने उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बट दूसरे टर्म में कुछ सिग्निफिकेंट। लेकिन एक पोल्यूशन का क्वेश्चन मैं और भी कोई जानना चाहे, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। पोल्यूशन का प्रॉब्लम यूपी, हरियाणा से लेके पंजाब से लेके बिहार तक, इनफैक्ट इवन कलकत्ता का एक हुआ है। अगर अब तो एक नॉर्दर्न बेल्ट का प्रॉब्लम है। आप इसको आम आदमी पार्टी का इशू देखते हैं या एक इंडियन स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सबका फेलियर देखते हैं? तो इस टर्म के अंदर आम आदमी पार्टी के पास MCD इलेक्शन भी वो जीते थे, तो उनके पास काम करने का स्कोप बहुत ज्यादा था, बट उन्होंने उसमें भी कुछ यू आर सेइंग कि जो जितना कर सकते थे उतना भी नहीं किया। उतना भी नहीं। ये पोल्यूशन की आपने बात की अभी, तो मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली की अपनी हवा कितनी है, क्योंकि हम 2 ऐसे क्षेत्रों से घिरे हुए हैं जहाँ पे बहुत पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। पंजाब से भी आता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पर मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली का इतना ज़्यादा एरिया ही नहीं है कि हम लोग ये कहें कि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम दिल्ली सरकार सॉल्व कर सकती है। तो ये जो मेजर एरियाज हमारे आसपास हैं, इन लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा दायित्व है। और हम लोग सिर्फ आपको या फिर किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। जितनी पार्टीज इस पूरे बेल्ट में, उन सबकी फॉल्ट है। और सिर्फ हम दिल्ली के एयर पोल्यूशन को दिल्ली की सरकार से ना लिंक करें। मेरा तो इतना ही पॉइंट है। But tell us, what are your issues as a student, as a citizen of Delhi, and how do you assess the government? गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, तो स्कूल्स का जब मैं देखता हूँ काम काफ़ी किया गया है, बट उसके हिसाब से जितनी एजुकेशन पर काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जैसे अब हम देखते हैं कि मेट्रो पास की बात 10 साल से इस यूनिवर्सिटी में चल रही है कि कंसेशनल मेट्रो पासेस होने चाहिए, तो उस बारे में कोई काम नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली केजरीवाल ने बोला कि हम लोग इसको वापस आकर कर देंगे। तो अभी पिछले 5 साल से वो क्या कर रहे थे? Okay, तो ऐसी चीजों के बारे में बात भी होनी चाहिए। मेट्रो के कंसेशन पासेस, which is basically for students. Yes. It's and can you just tell our audience जो दिल्ली से बाहर हैं, जिनको समझ आए कि ये कंसेशन पास है क्या, and tell us what you think about it. एक्चुअली जो ड्यू है, ड्यू अपने आप में पूरा दिल्ली में बिखरे हुए कॉलेज में, मतलब हर जोन में आप अगर देखें, और उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें तो 2 कॉलेज 3 कॉलेज नोएडा से लेकर दिल्ली के विभिन्न एरियो में ड्यू के कॉलेजेस हैं उसमें। और दूसरी समस्या जो ड्यू में आ रही है वो है कि हॉस्टल्स की कमी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद 1% से कम बच्चों को हॉस्टल्स मिल पा रहा है ड्यू के अंदर। तो जिसकी वजह से जो बच्चा है कॉलेज से दूर रह रहे हैं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कॉलेज के आसपास का जो रेंट है बहुत हाई है, उसकी वजह से दूर रहना पड़ रहा है। और उनका फिर एक ही साधन बचता है जिससे आने जाने के लिए कन्वीनियंट है, वो है मेट्रो। और मेट्रो का फेयर 2018 के बाद सीधा डबल कर दिया गया। जो मैक्सिमम फेयर 30 रुपये होता था, आज मेट्रो का फेयर डायरेक्ट 60 रुपया हो गया है। तो ये स्टूडेंट का एक दिन का खर्चा करीब 150 रुपये ओनली मेट्रो में लग जा रहा है। तो ये आम जो स्टूडेंट है, किसान मजदूर फैमिली से आने वाला बच्चा, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत फेस करने की पड़ रही है। केजरीवाल सरकार ने उन्होंने वादा किया है कि हम मेट्रो कंसेशन पास किया, कंसेशन लाइन 50% पास के लिए, लेकिन 50 नहीं 100% हम लोग स्टूडेंट डिमांड हुई कि 100% पास किया जाए। और लगभग मुझे लगता है कि ड्यू की बहुत बड़ी डिमांड में से एक है, या तो आप हॉस्टल्स बनाइए या तो मेट्रो कंसेशन पास दीजिए। दोनों में से एक चीज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना ड्यू के अंदर और ड्यू के बच्चे आसानी से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जो मुझे लग रहा है। इनफैक्ट इसी साल वो बहुत दर्दनाक केस हुआ था ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ स्टूडेंट्स फ्लडिंग हो गई थी, डेथ्स हुई थी वहाँ पे। और उस टाइम बहुत रिपोर्ट्स आई थी रेंट्स पे कि कैसे बच्चे छोटे छोटे पीजीज में रह रहे हैं, वेंटिलेशन नहीं है, बहुत हाई प्राइसेस हैं, क्योंकि इतना डिमांड है। तो रेंट इज ऑल्सो ह्यूज इशू फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, मतलब ऑल ओवर इंडिया, बट यहाँ पे बहुत है। एक और इशू इन लोगों की बातचीत में जो सामने आ रहा है वो है कि हॉस्टल की, एक तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है कि मेट्रो पास में हो जाए, और
ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि हॉस्टल आसानी से मिल जाता है, तो डीयू में इसके मुकाबले क्या स्थिति खराब है या? और जैसे मैंने BHU से भी पढ़ाई की है और JNU के बारे में भी सुना है, वो सारे स्ट्रीम के बच्चों को लगभग हॉस्टल दे देते हैं और सबको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी मैंने अप्लाई करा था फर्स्ट ईयर में हॉस्टल्स के लिए, लॉ के लिए। बस यहाँ पे टोटल 9000 स्टूडेंट्स हैं तीनों सेंटर मिला करके, लेकिन सिर्फ 50 बच्चों के लिए हॉस्टल है, जो काफ़ी मतलब दुखद है। और काफ़ी सिर्फ 50 बच्चों के लिए हॉस्टल है? जी। और 9000 बच्चे हैं, 50 बच्चे एक ईयर फर्स्ट ईयर के, सेकंड और थर्ड ईयर, टोटल 150 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। या मतलब ड्यू में 1% से भी कम बच्चों को हॉस्टल्स मिलता है। उसमें भी हॉस्टल में क्या है कि इतनी कम संख्या होने के बाद आपको रिकमेंडेशन लगाने पड़ते हैं, या तो वो हॉस्टल्स टॉपर्स को मिल रहे हैं या जिनकी जान पहचान हॉस्टल्स के अंदर है तो उनको हॉस्टल्स मिल रहे हैं। यहाँ नो मेरिट भी नहीं देखी जा रही है, ना उनका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा, सिर्फ अगर आपका रिकमेंडेशन है तो उसको हॉस्टल्स मिल रही है। तो बड़ी समस्या है। हमारे कॉलेज में हॉस्टल बंद है, लाइक नो वन गेट्स द हॉस्टल्स, दे आर अंडर रेनोवेशन फॉर अबाउट 4 years now. But is this Delhi government's mandate? No, central, I think central. Because that's the thing. That's the thing with Delhi, right? That you don't, मतलब who's responsible for this? Not the Delhi government. Exactly. एक चीज़ ये भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर से भी स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ के लोकल भी हैं, तो उनके लिए शायद हॉस्टल रहना या जो लोकल हैं वो शायद बहुत फिजिबल लॉजिकल ऑप्शन नहीं लगता होगा। बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ज़रूरत होती होगी। आप बताएं। And I'll also like to talk about this thing that okay, अभी हम सब लोगों का election होगा, we'll vote in our different constituencies and everything, but after that we also know that अभी पिछले साल में like last to last year में एक act pass हुआ था, like it was an amendment to the GNCTD, Government of National Capital Territory of Delhi Act, एंड उसमें आप देखें कि इट्स सच एन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी डेमोक्रेटिक लॉ कि जो हम दिल्ली के लोग जिन सेम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं वो सेम लोगों से पावर ले ली जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और जो एक इन्होंने एक पूरा कमीशन, एक जो पूरा कमेटी बना रखी है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे के सारी पावर दे दी जाती है। तो हम लोगों का तो इसमें क्या ही वो रिप्रेजेंटेशन है, हम क्या ही फील कर रहे हैं कि हमारे को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, जबकि सारी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जा रही है। हमारे जो इश्यूज हैं जो हम चाहते हैं वो हम उनके लिए वोट देते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके लिए हमारे लिए काम करें, we'll feel more represented, but this doesn't happen at all. हमारे से लाइक दिल्ली गवर्नमेंट से सारी पावर ले ली गई है फ्रॉम दैट। That's the big Delhi issue. I think LG everyone can give. AAP issue. What do you guys think about it? And also कहीं ना कहीं in your conversations in your family या friends या relatives, do you feel like people also tired of this LG versus AAP and feel कि यार BJP आ जाए अब? At least काम तो करेंगे दोनों मिलके। नहीं, you don't agree, but go for it. अभी एक मेन मुद्दा ये भी है आपका कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए दिल्ली को, तो वो मिलते ही ये LG वगैरह वाला सीन खत्म हो जाएगा, तो स्टेटहुड एक रास्ता हो सकता है। हम ये ना सोचें कि जिसका LG है उसी की सरकार आ जाए, हम ये सोचें कि हम दिल्ली को ही स्टेट बना देते हैं, तो उससे काम हो सकता है। पर एक चीज इन्होंने जिस तरफ इशारा किया कि दिल्ली में एक बड़ा चेंज ये हुआ है पिछले कुछ दिनों में कि LG को बहुत सारी पावर दे दी गई है, तो इसमें आप लोगों को भी लगता है कि जिसको आपने चुना उसके हाथ से पावर ले लेगी, तो चुनी हुई सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं है, और एक आदमी जो कि एग्जीक्यूटिव की तरफ से बिठा दिया गया है वो बहुत ज्यादा चीजों को फैसले ले रहा है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं इस नजरिए से जो उन्होंने And you're all law students. अभी बात हो रही थी जैसे पावर की, तो हम देख रहे हैं जैसे जो स्टेट है हमारा वो कैसे ऑपोजिशन को बार बारी कोई झूठे केस में या कोई से भी केस में ED CBI लगातार जैसे चुनाव आते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। इससे डेमोक्रेसी कितना है, मतलब हम मान सकते हैं कि कितनी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, या जो लेफ्टिनेंट वाला गवर्नर वाला सवाल है। तो और जिस जगह से मैं आता हूँ, हम तो डे स्कॉलर हैं, तो हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है जो मेन सड़क तो हमारी एकदम साफ एकदम ठीक, लेकिन जो वहीं जो कनेक्ट होती है जो शहर के अंदर जो सड़क है वो टूटी हुई है। आज जो जिस सड़क से मैं आ रहा हूँ उसमें आज भी इतना पानी भरा हुआ था। Really? रियली
हाँ, मैं अभी तो उसको मानसून भी नहीं है भाई। यस मानसून में क्या मैं होता उसका है? अभी आपको फोटो दिखाऊंगा। तो वो इस तरह से, जैसे वो जो नाला है ना दूसरी साइड का, वो आज से 2 महीना से बन रहा है। हाँ। भजनपुरा में आज मेरे को हो गया 1.5 साल। भजनपुरा में मैं कभी भी आऊंगा भजनपुरा में जाम एंड हु डू यू ब्लेम दिस ऑन एज अ सिटीजन? एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो ये जो काम कुछ दिनों में हो सकता है, कुछ महीनों में हो सकता है, उसको साल लग रहा है। हाँ। जब मैं 12वीं बट के पहले एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में भी हमेशा कंटेस्टेड है ना कि कौन किसकी रिस्पांसिबिलिटी। इस केस में आप किसको? इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली गवर्नमेंट की है। जाम को हटाना, या जो शहर के अंदर जो कूड़ा है, जो नालियां जो भर गई हैं, उनको साफ कराना। एमसीडी में दिल्ली गवर्नमेंट पावर में एमसीडी हाँ। कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा भी कुछ सिमिलर ओपिनियन है। जैसे कि आप जब शुरू हुई थी एज अ पार्टी 10 साल पहले, तो जो उनके आइडियाज थे या जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी था इन टर्म्स ऑफ कैंपेनिंग, वो बहुत अलग था। जैसे अभी 10 साल के बाद इट हैज़ इवॉल्व, और ये बात सही है कि उनको, वो ऑपोजिशन में हैं, उन पे बहुत सारा क्या बोलते हैं, अभी वो बार बार उनको जेल भेजा जाता है, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को। बार बार उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी की जाती है, बार बार कुछ ना कुछ मीडिया में चलाया जाता है जो उनको ऑलरेडी एक बैकफुट पे डाल देता है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए आप भी अब हमेशा 10 स्टेप्स आगे जाता है टू प्रूव कि, मतलब अपना बिगेटरी प्रूफ करने के लिए एक तरीके से। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने एक सर्कुलर निकाला था कि जो रोहिंग्या स्टूडेंट्स हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको निकालो कि वो स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं। अब ये तो बहुत ही बेसलेस चीज़ है जिस पे आप काम कर रहे हैं। ये रेटरिक ही है जो आप पब्लिक में फैलाना चाहते हैं इलेक्शन से जस्ट पहले। ये तो मतलब कोई भी जो सोच सकता है वो देख सकता है कि क्या कर रहे हैं आप। अब आप उसमें फिर क्या बोलते हैं, बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं। अभी उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पिटिशन फाइल की गई है। अब लॉयर्स उसको लड़ेंगे, मे बी हम जीतेंगे मे बी हारेंगे। तो ये जो रेटरिक है ये तो चलता है। अब जैसे ओखला में बहुत सारे मुस्लिम गेटोज हैं, जैसे मैं शाहीन बाग से हूँ, वहाँ पे अब 10 साल में एक इधर से उधर नहीं हुई है चीज़। मतलब कि अगर पानी जहाँ जिस गड्ढे में भरता था वो आज भी उसी गड्ढे में भरता होगा, उससे ज़्यादा ही भरता होगा। और वहाँ पे कोई मतलब मुद्दों की राजनीति हो ही नहीं सकती। मतलब वो पॉइंट ही नहीं है कि आपको स्कूल बन गए, ये हो गया वो हो गया। मे बी वो 3rd 4th आता होगा लिस्ट में, लेकिन सबसे पहला तो मजबूरी में वोट करना है कि आपको अगर अमनतुल्ला खान को वोट डालना है तो आप उसी को वोट डालना है। अब चाहे वो जो करे, चाहे वो 10 साल में इधर से उधर ना हुई हो कोई चीज़। और यही बात है कि अनऑथराइज कॉलोनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे मतलब सिचुएशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कभी चेंज ही नहीं होते। वो एकदम स्टैग्नेंट रहते हैं। जो बिल्कुल कोई भी सरकार आ जाए वो बदलते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा वोट्स को फॉर ग्रांटेड ही लिया जाता है कि यहाँ से तो यही जीतेंगे और कोई ऑप्शन है ही नहीं। So basically Muslim community is taken for granted, what you're trying to say, because उनका वोट cannot go to BJP। तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि अभी आप इज इन स्ट्रॉन्गर पोजीशन टू डिफीट बीजेपी। तो काम हो ना हो, आपके पास वोट जा रहे हैं तो आप काम करें ही नहीं। ये दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू ब्रिंग। बट आई वांट टू नो वन थिंग, लाइक यू सेड कि 10 साल में बहुत चेंज आया है इनकी स्ट्रैटेजी में। आपको क्या बड़ा चेंज लगता है आपकी राजनीति में फ्रॉम 10 years ago to today? जैसे शुरू में they came up as a civil society party that they were political activists, workers. They came out of an anti-corruption movement. So that has completely changed now. They do the same kind of sensationalization that other parties do. अभी रिसेंटली ही उनका कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया था जिसके आई थिंक बीजेपी ने उन पे केस भी लगा दिया है। उन्होंने अमित शाह को एडिट किया था एज अ मौलवी और समथिंग दे हैड डन, and they had put buzzwords like रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये वो, पता नहीं कौन सा मेटा। Wait, say that again. Sorry? It's like trying to beat BJP in BJP's game. एक चीज मुझे और इसमें जोड़ना है आपसे, जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप आम आदमी पार्टी का पिछले 10 सालों में, वो दूसरा पिछले 5 सालों में 2-3 चीजें हुई हैं। एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स हुआ, उसमें जो जिस तरह का रोल रहा आम आदमी पार्टी का, उसके अलावा CA NRC का एक, जहाँ से आप आती हैं शाहीन बाग, एक बहुत बड़ा मोमेंट रहा है। तो उसके बाद से कमोबेश ये पहला इलेक्शन है जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी अपना वोट डालेगी। तो उसके अंदर एज अ बज़वर्ड या एक कलेक्टिव उसमें थॉट प्रोसेस में कुछ चल रहा है, कुछ अगर थोड़ा सा आप बता पाएं कि वो पॉलिटिकली कैसे सोच रहा है इन सारे इंसिडेंट के बाद इस इलेक्शन को लेकर।
पॉलिटिकली जो मुझे पर्सनली लगता है कि ओखला एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से आप एक्चुअली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ला सकते हैं, political activists or political figures from Okhla who have worked for the people, and there are many because Okhla has always been a politicized constituency. And if you have people like, if you have independent candidates who stand from that constituency, they have a huge chance of winning also, if they have actually worked on the ground for the people. Let's get you in. आप कुछ कहना चाह रहे थे, and उसके बाद I think BJP as a challenger पे we'd like to know your views. What do you think of this party which is challenging the front runner to challenge आप? So यहाँ पे डिफरेंसेस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और एलजी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हम काफ़ी डिफरेंस पाते हैं दोनों गवर्नमेंट में। मैं एलजी को भी एक गवर्नमेंट ही बोलना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि वो जो एलजी हैं वो सीधा सर्कुलर इशू कर देते हैं कि हम रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब ये बिल्कुल एक नया हमारे देश में आ गया है कॉन्सेप्ट कि हम आइडेंटिफाई, पुलिस को पावर दिया है कि आप आइडेंटिफाई करें गेटवे एरिया में जाके कि रोहिंग्या कहाँ पर है, कहीं स्कूल में पढ़ तो नहीं रहे। इनको 2014 से पहले दिल्ली गवर्नमेंट्स, मतलब रोहिंग्या के 2014 के बाद एक्चुअली आम आदमी पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की कमेटी ने ही बताया कि आप इन्हें आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू एजुकेशन देता है, ये इवन टू नॉन सिटीजन्स को भी होता है। तो ये एक्चुअली ये राइट इवन टू रोहिंग्या को दिया गया और उन्हें एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला भी कराया गया। तो अभी ये आउट करने के लिए सीधा एक कैंपेन कर रहे हैं, और बल्कि ये चीज़ तो है ही डिफरेंसेस एलजी और आपके बीच में। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी हम आज के तौर पे देखते हैं इस इलेक्शन में 2025 में, और जो 2013 में आए थे, 2014 में इलेक्शन लड़ा उन्होंने, इसमें 2013-14 में और 2025 में ये काफ़ी डिफरेंसेस है, काफ़ी मतलब मेन डिफरेंस क्या है आपके? मेन डिफरेंस आई वुड से कि जब वो उस टाइम आए थे हमें लगा कि ये इसकी कोई, इस पार्टी का कोई ऐसा मतलब कोई ग्रुप नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है एज सच, लाइक बीजेपी कांग्रेस की तरह कोई वोट बैंक इसका नहीं है। इसका वोट बैंक एक मतलब काफ़ी ईमानदार पार्टी के रूप से आई थी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये भी एक नैरेटिव के तौर पे आ गई है कि इनको भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह यूज़ करना है पॉलिटिक्स को। इनको भी वो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और बीजेपी को देखते हुए वो भी अपना एक नैरेटिव सेट कर रही है कि हम कैसे वोटर्स को रिझाएं। वो भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स को आइडेंटिफाई कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रही है, मंदिर में जाके या ऐसे करके कुछ वो भी एक एजेंडा ढूंढ रही है कि मुस्लिम को बाइफरकेट करे। और मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिससे मैं केजरीवाल ने एक काफ़ी लिया था जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम वो एक जैसे मीडिया तो करता ही था कि एक बाइफरकेट करता था कि इतने जमात थी, तबलीगी जमात के कोविड की वजह से फैला कोविड। और वो भी अरविंद केजरीवाल डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उस टाइम और आके बोलते थे कि इतने नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं हमारे पास, इतने चीज़ें हैं, कोविड इतने केसेस ऐसे आए, और एक बाइफरकेट करते हुए कहते थे कि इतने तबलीगी जमात से है। ये बाइफर्केशन वो उस टाइम भी करते रहे, ये हिंदुत्व का ही शो करता है अरविंद केजरीवाल में। ये एक ड्रॉबैक है उनका। और बाकी पॉलिसीज़ तो खैर अच्छी है ही उनकी, वो आई वुड लाइक टू कमेंड अप्रिशिएट ऑफ देम। कौन सी पॉलिसी आपको लगता है आपकी? लाइक I have studied in education, like whole of them. My education has been in Delhi, from in government school only. So first class to 12th class only in government school in Delhi. So I would like to appreciate the education policy. They have done very good. तो वाकई में गवर्नमेंट स्कूल्स आपको लगता है इम्प्रूव हुए, ये सिर्फ रेटोरिक नहीं है? And hospitals as well. So for the people, they are daily wage workers. For them, the hospital is very good as of now. But there are policies that आम आदमी पार्टी that can be criticized as well. बीजेपी के ऊपर जाएं उससे पहले आम आदमी पार्टी की, चूंकि सबने अपनी अपनी राय रखी है, एक सवाल है कि करप्शन कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन किया है? बहुत सारे नेता उनके इस बीच में जेल गए थे, तो कितना बड़ा मुद्दा है करप्शन? आपको लगता है कि इस चुनाव में करप्शन के आधार पर लोग वोट डालेंगे, आम आदमी पार्टी को जज करेंगे? उनके बहुत सारे नेता जेल गए, उसको आधार पे लोग वोट करेंगे? आम आदमी पार्टी जब आई थी 2013 या 14 में, तो माना गया था कि आम लोगों के बीच से उठ के निकले हैं, आम लोगों की ज़रूरतें समझते हैं, गुर्बत मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। लेकिन अब जैसे जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कर रही है या पंजाब में कर रही है, वो बिल्कुल अलग नहीं है जो बीजेपी अपने स्टेट्स में कर रही है जहाँ पे वो पावर में है। जो ये बीजेपी ने या जो स्टेट ने किया है कि एक पार्टी को एकदम ऐसे ढकेल दिया उस तरफ कि उसने करप्शन किया है। हम लोग एक रावजवेनी कोर्ट के जस्टिस ने एक बयान दिया था कि मैं पूरा वो नाम तो नहीं याद, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर किसी को फंसाना है तो बहुत आसानी से फंसाया जा सकता है। PMLA बेसिकली एक बहुत ड्रैकोनियन लॉ है। I think is that BJP has tried a lot in previous years to taint the AAP government, and
एंड व्हाट आई थिंक इज दैट लोगों के मन में ये रहेगा कि आपने करप्शन किया है। वो बात घर कर गई है लोगों की कि करप्शन चाहे हो ना हो, लेकिन वो आपको लगता है इन्फ्लुएंस। As issues, if you want to just tell us what are your issues in this election? I'm from Sangam Vihar and Sangam Vihar is an unauthorized colony और वो प्रोसेस में है उसको ऑथराइज करने के, वो काफ़ी साल से चल रहा है, वो हो नहीं रहा है। और दिल्ली मेट्रो की बात करें तो मेरे घर से मेट्रो काफ़ी दूर है, तो मेरे को मेट्रो तक जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी अभी भी दिल्ली में स्ट्रांग नहीं वो है। 2019 से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तक वो खत्म नहीं है। 2026 तक बोल रहे हैं कि वो बनेगा, बट वी नो कि वो नहीं बनने वाला है। करप्शन पे लगता है आप लोगों को आम आदमी पार्टी करप्ट है नहीं मुझे है? लगता है कि करप्शन ने कहीं ना कहीं उनकी छवि को जरूर धूमिल किया है। और मैंने ऐसा सुना है, या लोग जो फल वाले यहाँ पे हैं या सलून वाले, मैं जब जाता हूँ उनके पास तो रोज उनके पास जब अखबार आता है वो फर्स्ट पेज पे ऐसे देखते हैं केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेन वॉश जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू धीरे धीरे लोगों के अंदर वो फीड कर दिया गया है कि वो हैं करप्ट, वो हैं बेईमान। और पता नहीं वो है या नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कह सकता हूँ कि कुछ हद तक उनकी छवि खराब हुई है दिल्ली के अंदर। करप्शन को लेकर तो ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन पर ही बात है, उनको भी जेल में डाला गया था और कुछ समय बाद उनको छोड़ा भी गया। तो मुझे लगता है कि करप्शन ज़्यादा फैलाया जा रहा है, अभी प्रूफ तो हुआ नहीं कौन है कि नहीं। तो इसको खासकर बीजेपी लंबे दौर से फैला रही है कि ये दोनों करप्ट, पूरा मनीष सिसोदिया, चाहे अरविंद केजरीवाल सत्यम पाल जेल हो या राजेंद्र गौतम हो, उन सारे उनके मिनिस्टर्स को फंसाने की कोशिश की गई है। इतना बड़ा इशू नहीं, इतना बड़ा इशू बना के दिखाया जा रहा है इस चुनाव में खासकर। और उसके बावजूद भी कितना भी अभी तक बाकी चुनाव जितना मैंने देखा झारखंड में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, हिंदू मुस्लिम करके बहुत चुनाव हुए, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर अभी भी चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी भी कह रही 300 यूनिट बिजली देंगे, हम महिलाओं के लिए पैसा देंगे, लेकिन बाकी जगहों पर जो बटेंगे तो कटेंगे इशू आ रहा था। लेकिन अभी भी दिल्ली उससे बचा हुआ है, कभी भी मुद्दों के सेंट्रिक राजनीति यहाँ पर अभी हो रही है, कम्युनल अभी हाँ उतना वहाँ तक नहीं पहुँचा है। इसमें कम से कम 10 साल का काम जो आम आदमी पार्टी का रहा, ये बड़ा मुद्दे की राजनीति का बड़ा इम्पैक्ट रहा। जो कुछ भी इसको हराने के लिए भी आपको उससे बड़े भावने वादे करने होंगे, उससे पहले आप नहीं जीत सकते। हालांकि बीजेपी की बात करें, जेडीयू और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो बिहार में है, लेकिन वहाँ स्मार्ट मीटर चल रहा है कॉन्सेप्ट। यहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं, वहाँ स्मार्ट मीटर लगा देते हैं। गजब है ये जब तक आप पैसा पे नहीं करेंगे। पैसे वाली बात की, पैसे वाली पॉलिटिक्स पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले बीजेपी वाले इस पे बात कर लेते हैं। बीजेपी के बारे में अगर इफ यू गाइस वांट, वुड यू लाइक अ बीजेपी सीएम? उससे पहले एक मिनट, एक इशू रह गया बीच में, यमुना का इशू जो है। पर दिल्ली का वोटर बेस जो है अभी इस समय इतना रैशनल हो चुका है कि वो ये समझे कि यमुना जो है दिल्ली से नहीं निकलती है, यमुना कहीं और से आती है जहाँ से वो गंदी हो रही है, और दिल्ली में आके गंदी नहीं हो रही। तो यमुना को साफ करने का जो इशू है बड़ा इशू हो सकता है, पर दिल्ली का इशू वो नहीं है, तो इस बारे में बात होनी चाहिए। आई थिंक ये एक बहुत सैड चीज है एनवायरनमेंट को लेके, चाहे पोल्यूशन की बात हो, रिवर की बात हो, ये एक पॉलिटिकल इशू एक पार्टी की बस की बात ही नहीं है। दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, एवरीवन हैज टू कम टुगेदर टू फिक्स दिस एंड दे, मतलब बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगा सब साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन होगा नहीं और इसमें हम मर रहे हैं। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। anyone else wants to come on? BJP is the challenger. I am not a Delhi voter. अच्छा. So I would just like to say one thing कि जब हम गवर्नमेंट को कैटेगराइज कर रहे होते हैं इस चीज़ के बेसिस पे कि गवर्नमेंट करप्ट है या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट करप्ट है या नहीं। वी ऑल नो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी करप्ट होती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में ऐसी नहीं है जो दूध की धुली हुई है या करप्शन नहीं करती है। इवन आम आदमी पार्टी भी उनमें से एक है। करप्शन सब लोग करते हैं, बट हमारा मेन गोल एज अ पब्लिक ये होना चाहिए कि हम अपने पॉलिटिक्स को, हम अपने कॉलेज को, हम अपनी सोसाइटी को करप्शन फ्री कैसे बना सकते हैं। हमको उस चीज़ के लिए वोकल होना चाहिए, हमको फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू मेक मोर इम्पैक्ट एज अ होल रादर देन दिस डिस्कशन कि करप्शन होता है या नहीं होता है। हमारे साथ एक ट्रांस वुमेन भी हैं, इनके इश्यूज कैंपस के नजरिए से समझना चाहते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या चाहते हैं आप नई सरकार से जो चुनाव हो रहे हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ऐसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कोई ट्रांस व्यक्ति होता ही नहीं है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने मुझे मौका दिया, उसके लिए सलाम। एंड देयर आर अबाउट 4,000 to 5,000 रजिस्टर्ड ट्रांस वोटर्स इन दिल्ली। जो कि पहली बात मुझे लगता है कि ट्रांस लोगों का संख्या उससे बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 4 से 5 हज़ार वोटर्स कैसे हैं वो मुझे नहीं पता,
बट 4 से 5,000 भी एक बहुत बड़ा नंबर है, बट वी आर नॉट जस्ट नंबर्स, राइट? वी आर थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, बट नन ऑफ द पार्टीज, नन ऑफ द मेजर पार्टीज के मैनिफेस्टो में ट्रांस या कोई राइट्स का कोई मेंशन भी नहीं है। हम लोग इतना इनविजिबल हैं, कोई मतलब नोबडी केयर्स, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट अस। हम इंडिया जैसे देश में, दिल्ली जैसे शहर में तो हमारी कोई बात नहीं कर रहा, हम इतने इनविजिबल हैं। और आज सुबह सुबह मैंने न्यूज़ देखी कि ट्रंप ने अपना वहाँ पे शपथ ग्रहण लिया और वो कह रहे देयर आर ओनली 2 genders। एक जगह पे हम इतना इनविजिबल हैं कि कोई बात नहीं कर रहा, एक जगह पे हम इतना विजिबल हैं कि इतना एंटी ट्रांस मतलब नैरेटिव चल रहा है यूएस में। मोस्ट ट्रांस कम्युनिटी जो है पूरा मार्जिनलाइज्ड है, लोग सेक्स वर्क करते हैं, सड़क पे भीख मांगते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। महिलाओं को आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंट का वादा किया है, कांग्रेस और बीजेपी ने उस पर 2500 का वादा किया है। आई एम आस्किंग दिस, मैं ये पूछ रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है जो कर रहे हैं, ट्रांस वुमेन को क्यों नहीं मिल रहा? क्या हम डिजर्व नहीं करते? बल्कि जो मोस्ट ट्रांस वुमेन है वो सिस वुमेन से भी ज़्यादा वल्नरेबल है ना? मतलब ये हम कोई स्ट्रगल या मार्जिनाइजेशन का कंपटीशन नहीं कर रहे, बट आई होप यू गेट मी। ग्रेट। तो कम से कम ये तो बेयर मिनिमम चीज़ है कि आप उन्हें ये तो दे सकते हैं। 2100 महिलाओं को दे रहे हैं तो ट्रांस वुमेन को क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारी संख्या कम है। 4 या 5,000 वोट से आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस मेरे को ये सिखाता है कि आपकी तभी केयर होगी जब आप बहुत बड़ा वोट बैंक हो, वरना नोबडी केयर्स अबाउट यू, कोई आपके हित में नहीं है। तो इसमें आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं तो किसी के साथ में खुश नहीं हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, ये लेकिन इंटरेस्टिंग, इनका कंसर्न इम्पोर्टेंट है कि उनको भी ध्यान रखना चाहिए, उनके वेलफेयर का भी। अब हम फिर से क्या हम वेलफेयर वाली उस पे बात कर लेते हैं? हाँ, we can end with that, welfare politics। हर पार्टी एक कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म में लगी है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, इसके अलावा बिजली फ्री, पानी फ्री। जजमेंट के ऊपर एक बात बस बोलना चाह रही थी। हाँ बोलिए। हाँ, 2014 में ट्रांसजेंडर को एज 3rd जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया। तो मेरा ये सवाल है, 1st और 2nd जेंडर कौन है? ये मेरे को कोई बता दो, है ना? अगर 3rd हम है तो 1st क्या मर्द हैं? और अगर वो मर्द हैं 1st तो 2nd फीमेल है। ये क्या हायरार्की बना रहे हो? हमारे इस समाज में हायरार्की यही है, मर्द और ट्रांस, यही है। ये 3rd क्या होता है? ठीक बात। तो अब हम सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि वेलफेयरिज्म का जो एक कंपटीशन चल रहा है दिल्ली में, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? लॉ के भी स्टूडेंट हैं तो थोड़ा इसको पॉलिसी के तहत से भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। I think freebie politics, it never works. It's obviously just an election gimmick. It's bad for the economy. It's bad for our expenditure and our policy. And I think instead of working on freebie politics, we should work on the structural problems. If we work on them, then everyone will obviously benefit. But freebie politics is easier because you can just promise it's an instant return and you know that you'll get to your vote bank. But that's not how problems will be solved or can be solved. So I think it's just an excuse to not work on when the you say actual structural, what in your mind is the main structural issue that government should focus on? I think they should focus on employment and our education, of course. Education. Yeah, and if we improve those facilities, everyone will benefit from them, and we don't need freebie politics. किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा पब्लिक में उनके हाथों में डायरेक्ट पैसा देना बिल्कुल सही नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे आप खर्च करो और उसके थ्रू वो बेनिफिट ले धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ना कि आप डायरेक्ट किसी के हाथों में 2,000 3,000 ऐसे बांट रहे रेवड़ी की तरह। जैसे ये कल्चर मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आया है, अब एक कॉपी पेस्ट चल रहा है हर जगह, हर स्टेट वाले कर रहे हैं। और वो एक तरह से मैं मान रहा हूँ कि अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में एक तरह का टेक्निक बन गया, स्ट्रैटेजी बन गया कि इलेक्शन जीतना है तो करना ही पड़ेगा। और हर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले एक कर ही रही है। और मतलब कि आप लॉन्ग टर्म में सोचो, आप इकोनॉमी का सोचो कि आप अगर किसी के हाथों में, फीमेल के हाथों में डायरेक्ट पैसा दे रहे हो, उनसे अगर उनका बेटा है 18-19 साल का, उनसे छीन ले रहा है, उनका पति है जो शराबी है वो आके उनसे पैसा छीन ले रहा है, तो उनको कैसे बेनिफिट हो रहा है? वो तो उस पैसे के जाकर शराब पी जा रहा है, बेटा जमा करके फ़ोन ले रहा है, तो आप उनको बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे हो। ये पूरी तरह से एक तरह से गंदी पॉलिटिक्स है। आप कितने नजर? हाँ, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ फ्रीबीज, मेरे को लगता है कि इनको पहले फ्रीबीज नहीं कहना चाहिए। जैसे दिल्ली जैसे एक एरिया होता है, मतलब जहाँ पे इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है इंसेंटिव,
तो ये बेनिफिट ही करेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि होता है क्या है, अगर लोगों के पास पैसा सरकार से ऑलरेडी आ रहा है तो ज़्यादा खर्च कर पाएगा नियर इकोनॉमी और मार्केट अच्छे चलेगा। और जब हम बात करते हैं कि क्या इसका सही में इम्पैक्ट है ग्राउंड लेवल पर पड़ रहा है, जो मैं अभी रिसेंट इलेक्शन में देख रहा हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी शाहदरा है, जहाँ पे होता क्या है कि मतलब काफ़ी समय से जो लीडर है तीनों पार्टियों के, वो एक दूसरे में आपस में जा रहे हैं। और जो इस समय आम आदमी पार्टी से लग रहे हैं वो जितेंद्र शंटी है, कभी बीजेपी में होते थे, कभी कांग्रेस में, अब आप में है। तो हो क्या रहा है कि जो लोकल लेवल पे जो मैं देख रहा हूँ कि लोग इस बार पार्टी को ना वोट करके पर्सन को वोट कर रहे हैं। मैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का एग्जांपल, एक शाहदरा, एक गांधीनगर में जो हुआ, लवली पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बीजेपी में हो गए। तो आप बहुत लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हम पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, जो कि लवली है। और जैसे कि अब हुआ कि इन्होंने कई दे कंपटीशन लाइक हम 2100 देंगे, 2500 देंगे, तो आप एक ग्राउंड लेवल पे जाओगे, जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा जमुना पार है, तो वहाँ पे लोगों को नहीं पता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है कि 2100, सब कह रहे हैं कि सब बांट रहे हैं, लेकिन वो वोट किसे दे रहे हैं? सिर्फ एज अ पर्सन को, कि हाँ ये है। और आप देखिएगा कि जितना लोकसभा में स्टेट पॉलिटिकलाइज हुआ था दिल्ली, कि हम 7-0 कर देंगे या हम 7-0 कर देंगे, उतना पॉलिटिकलाइज इस विधानसभा में नहीं हो पा रहा है स्टेट को। तो बहुत सारे मुद्दे, जैसे जो मेरे को लगता है एक मुद्दा दिल्ली के अंदर बहुत चीज़ें पहुंच चुकी है, लेकिन एक मुद्दा आज भी है कि जब भी बारिश होती है दिल्ली के अंदर तो पूरा दिल्ली भर जाता है पानी से। और हमारे एक एरिया है शाहदरा के अंदर, रेलवे स्टेशन है, मेरे को 22 साल रहते हुए वहाँ पे हो गए हैं, तो आज भी वहाँ पे वैसे का वैसे पानी भरता है जैसे पहले कभी भरा करता था, और कोई चेंज नहीं है। और सेम रोड है, सेम रोड थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, उतना ही पानी ऊपर हो जाता है, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। और जो दिल्ली का मेन मुद्दा अगर इस इलेक्शन में जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पानी को कैसे रोका है, ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग सिस्टम, बाइकिंग, तो यही मुद्दा। इनफैक्ट इसी साल, मतलब पिछले साल के ही मॉनसून में हम देखें लास्ट कितनी इलेक्ट्रिक्यूशन डेथ्स हुई हैं, फ्लडिंग कितना हुआ है। फ्लडिंग की वजह से डेथ्स तो जो स्टूडेंट्स का था दैट वाज अ वेरी बिग स्टोरी बन गई थी, लेकिन हर मॉनसून में वही प्रॉब्लम है, जबकि दिल्ली में इतनी बारिश होती भी नहीं। मैं लाइक फ्रीबीज पे बोलना चाहूँगा कि हम फ्रीबीज कई बार बोलते हैं, तो मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को अगर कोई गवर्नमेंट यूज़ करती है और उसे इन्फोर्स करने के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम लाती है, तो ये मुझे लगता है गलत नहीं है। आर्टिकल 15(3) हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन कुछ पॉलिसीज ला सकती है। तो मुझे लगता है ये 2100-2500 रुपये का जो वादा कर रही है सरकार, आने वाली सरकार या चुनाव के टाइम में जो कर रही है वादा, ये कोई इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एट द एंड हमें ये देखना होगा कि इसका मोटिव क्या है। मोटिव हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये इलेक्शन को जीतने के लिए यूज़ करते हैं, तो मोटिव हमें थोड़ा देखना होगा, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि ये पॉलिसी जैसा गलत नहीं है। लाइक जो फ्री हमें बस में वुमेंस को फ्री टिकट का दिया जाता है, ये भी एक्चुअली गलत नहीं। मैं देखता हूँ कि मैं बस से ही ट्रैवल करता हूँ, एक्चुअली अपने घर से बस से आता हूँ यहाँ पर, तो कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो लाइक 8,000-9,000 रुपये काम के लिए, जॉब के लिए वो दूर दूर जाती हैं, तो उनका 50 रुपये डेली का रेंट बच जाता है, तो उनके लिए अच्छा ही है। और ये 2500 और 2100 रुपये भी अगर वुमेन्स के हाथ में आता है, जो हाउसवाइफ वुमेन है, तो एक हाउसवाइफ वुमेन्स को एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन का दर्जा तो कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, तो मुझे लगता है उस एक्सटेंट तक ये पॉलिसी सही है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मोटिव अगर गवर्नमेंट का ये है कि चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, तो वो फिर गलत है। लेकिन हाँ, और स्पेशली विमेन डायरेक्टेड उनका एक सोशल इम्पैक्ट भी होता है। ज्यादा विमेन पब्लिक स्पेसेस में रहेंगी, बसेस लेंगी, ज्यादा घर में वर्कफोर्स ज्वाइन करेंगी, तो दैट्स अ डिफरेंट बेनिफिट टू दैट। यू फ्री बाइज इज अ गुड थिंग फॉर वुमेन, बट इंस्टेड ऑफ फ्री बाइज आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, क्योंकि आप एक बार फ्री बाइज दे दोगे, 2100 रुपये दे दोगे वुमेन को, तो हम लोग लार्जली डिपेंड नहीं रह सकते गवर्नमेंट पे। हमें खुद के काबिल भी बनना पड़ेगा। आप उनके बच्चों को नहीं दे सकते, आप उनके हस्बैंड को नहीं दे सकते। इंस्टेड ऑफ फ्री बाइज यू कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हम लोग खुद ग्रेजुएट्स हैं, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मुझे कितने बार कहाँ का अप्लाई करना पड़ेगा जॉब लेने के लिए, और कितने पेपर गुजरना पड़ेगा। वही तो, इसलिए हमें कहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। मेरा नाम उवैस है, मैं बावरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ, तो वहाँ से गोपाल राय जी हैं जो मंत्री हैं, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे क्या है, गंदगी की बहुत समस्या है। उनका एक मोहल्ला क्लिनिक है नूरीलाई में, वहीं पे कूड़ा फेंकते हैं लोग, और वहीं पे मोहल्ला क्लिनिक है, तो मतलब उस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। सबके इलाके में। एंड सड़क का, और इमेजिन ये नेशनल कैपिटल रीजन है, सबसे ज्यादा फोकस इस रीजन में रहता है, बट सड़क, वाटर लॉगिंग and गंदगी is one issue that even students are talking about. Yes, और कैंपस के बारे में बोलना चाहूँगा कि वोकेशनल कोर्सेज के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो और ज़्यादा खुलने चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, पर सीट्स बहुत कम होती हैं।
तो कॉलेजेस बहुत ज़्यादा ओपन होने चाहिए। और कैंपस सेफ्टी पे मैं बात करना चाहूँगा। एज ए बॉय मैं खुद कैंपस में फील सेफ नहीं करता हूँ, क्योंकि ग्रुप ऑफ बॉयज़ होते हैं, अगर मैं जा रहा हूँ या वो कुछ बोल दें तो मैं उनको ये नहीं बोल सकता तूने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कितनी गाड़ियाँ लेके मुझे पीटने आ जाएँ। आजकल ऐसा होता है, मैंने खुद फेस किया है और कैंपस के अंदर भी देखा जाता है। तो कैंपस मुझे लगता है कैंपस में इस तरह की चीजें हमेशा से ही होती है। हाँ, मतलब अब थोड़ी ज्यादा हो गई है। जैसे जिस इलेक्शन जो अरविंद केजरीवाल जीते थे पहली बार, आप जब जीती थी उस टाइम शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, और आप लोग शायद तब बहुत यंग होंगे, लेकिन मैं तब जर्नलिज्म में आई थी। वो जो दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था, विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था दिल्ली में कि सेफ नहीं है विमेन। सबसे ज्यादा घेरे में कांग्रेस को इसी पे लेके लिया था, एक करप्शन पे और एक सेफ्टी के इशू पे। हालांकि दिल्ली पुलिस इज अंडर होम मिनिस्टर, अगेन ये डबल चलता रहता है। बट आप लोगों के असेसमेंट में लास्ट 10 years में, स्पेशली विमेन, आई वांट टू नो, डू यू फील दिल्ली हैज बिकम सेफर फॉर विमेन? I'm a college student, so I'm always in Delhi. I travel, I take the metro, I travel in public transport, and there has not been a change. Like, it is guaranteed that if you're leaving your house, you're going to get harassed at some point in the day. Like, it's not even a thing. It's actually a joke. Like, when me and my friends leave, they're like, oh, if today we don't get harassed, we'll actually get to have a good day. So it's not a rare Do you see occurrence. police as proactive? No. Because I saw अभी आते ही यहाँ पे मैंने देखा एक बहुत बड़ा दिल्ली पुलिस के उसमें पेंटेड है कि स्टॉप इट, यू नो, हरासमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज बुलंद करें, पूरा ग्राफिटी बनी है। Police is the last body of people that you can trust in this thing. Like, my friend was doing an internship and she was working at a human rights law firm, and there was a domestic violence victim. And she went to the police station with the victim, and the first thing that the police officer says is, आपकी हाइट तो बड़ी लंबी है, आपने वापस क्यों नहीं मार दिया उसे, अपने पति को? And like, so this is the state of things. So you don't feel safe? No. हमने रिसेंटली काफ़ी इश्यूज देखे कि देयर वर पीपल यू नो ओपनली मैस्टरबेटिंग, एंड हमने काफ़ी बार पुलिस को कंप्लेन किया, बट काफ़ी कहने के बाद वहाँ पे PCR वैन्स लगाई गई, तो सुनते नहीं है पुलिस वाले। My God. Yes, it happened. क्या कौन सी जगह बताया आपने? LSR में। She is also from LSR. Like, people get harassed inside a college. Like an employee of the college was staring at someone's breast, and then they complained to the student union. And the student union is also a little powerless. I like to share my experience in the metro. Like, men continuously keep coming into the women's carriage in the metro. They do not stop. Every time I travel in the metro, there are men who will definitely sit in the women's coach. And sometimes you have to tell them to go out. They will not listen to you sometimes. There were 4 men in the metro. I told them that this is a women's coach. They just stared at me. And there was no one to complain in the metro. I literally called the police. They're like, देखेंगे मेरा सेफ्टी सिक्योरिटी पे men can also come in. Do you feel कि दिल्ली की स्थिति सेफर आपको हुई हंसी है? क्यों आ रही थी इनकी बात सुन के? इनको दे दीजिए। हाँ। No, it's very even the उधर सिक्योरिटी भी खड़ी रहती है, बट इवन देन भी वो ऐसे वुमेन रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में आते हैं, विच इज़ वेरी 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 कंसर्निंग। एंड वाई जो मेट्रो को लोग इतना ज़्यादा सिक्योर और सेफ समझते हैं, वो क्यों नहीं अभी डिलीवर हो पा रहा, राइट? बिकॉज उसके शुरू में सारी वो होती है, सिक्योरिटी होती है, वो आपका चेक करती है, सो वाई नॉट ये सब क्यों हो रहा है मेट्रो में? एंड यू सी कि मतलब देयर आर सो मेनी वीडियोज ऑफ पीपल डूइंग like crazy stuff in the metro. Then why is it happening? और इसके ऊपर फॉरेन एक्ट क्यों नहीं करा जाता? जैसे इन्होंने अभी बोला कि उन्होंने कॉल करा तो उन्होंने बोला देखेंगे। तो ये तो call or complain in the metro. There's no security. You have to call and then station आएगा तो वो देखेंगे. And I felt very unsafe. जैसे मैं बताऊं कि उन्होंने अभी LSR का एग्जांपल दिया, ड्यू में मुझे लगता है कि गार्गी कॉलेज में आज से 2 साल पहले फेस्ट के दौरान ही मास्टरबेशन का वो हुआ, उसके बाद LSR, अभी रिसेंट मिरांडा और फिर IPW। IP में तो बहुत बड़ा केस हुआ। IP में बहुत बड़ा केस हुआ। अभी रिसेंटली रामजस के अंदर प्रोफेसर एक स्टूडेंट को अपने अरेस्ट किया और उसको सस्पेंशन की बात चल रही। इस कैंपस के अंदर भी वुमेन्स के लिए सेफ्टी के लिए कोई, और सिर्फ यहाँ पर हरेसमेंट को लेकर एक कमेटी है ICC, जो कि किसी काम की फंक्शनिंग नहीं कर पाती। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही नहीं है, उसमें जो लोग हैं वो इलेक्टिव हैं, लेकिन 2 वहाँ से नॉमिनेटेड आते हैं, तो वहाँ से वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। इसके एक ही तरीका है कि महिलाओं का मैक्सिमम प्रेजेंटेशन हो, मैक्सिमम संख्या में वो आए। वो कैसे आएंगी?
जैसे फ्री बस पासेस करके, फ्री जो महिलाओं को यात्रा बसों जब में तक आपके पब्लिक स्पेसेस में विमेन नहीं जब तक होंगे नहीं तो वो स्पेसेस उनको एक्वायर करना पड़ेगा, हाँ। अपनी स्पेस को अपना आपको लेना पड़ेगा। जैसे जब केजरीवाल सरकार ने बस फ्री यात्रा शुरू की महिलाओं के लिए, उससे हुआ ये कि महिला जो मतलब हैरेसमेंट तो अभी भी होता ही है, लेकिन संख्या बसों के अंदर बढ़ी है, इतनी बढ़ी है कि महिलाएं वेट करती है बस आने का, करना शुरू कर दिया और बस से ही जाना अब वो प्राइमरी रख रही है। मेट्रो बाकी चीजों संसाधनों को उन्होंने छोड़ा है और उस स्पेस को एक्वायर किया। उसका एक इकोनॉमिकल भी रीजन है, ये भी है। दिल्ली के अंदर जितने भी इंसिडेंट थे विजिबल हो गए। जब हम और स्टेट को कंपेयर करते हैं, जैसे यूपी हो गया या और स्टेट को हो गया, तो वहाँ पे इतने इंसिडेंट दिखते नहीं है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वहाँ पे इंसिडेंट हो नहीं रहे हैं। और जब दिल्ली में इंसिडेंट विजिबल हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहा है औरों को लेकर। और जैसे मतलब एक बसों का इशू रहा, तो ये हुआ है कि पब्लिक स्पेस में जैसे जैसे वुमेन का संख्या बढ़ रहा है, उसके साथ एक मतलब इंसिडेंट वो विजिबल भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो बेटर है कि विजिबल हो रहा है। I want to talk about the healthcare situation in Delhi. हाँ। हम ट्रांस लोगों का छोड़ देते हैं, अभी हम नॉर्मल हेल्थ केयर पे भी बात करें। आप प्राइवेट में जाइए, वहाँ पे एक आम आदमी अफोर्ड कर नहीं सकता है। एम्स जैसी आप जगह पे जाओ, 6-8 घंटा आप वहाँ पे बैठो, आपको लोग बोलेंगे इधर जाओ उधर जाओ। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती या आपका क्लास लोअर है, उनके हिसाब से आपको कोई भी ऐसे ही ट्रीट कर देगा। आधी रात को एम्स जाओ, लोग सड़क पे सो रहे होते हैं। यह हालत है, डॉक्टर्स इनफ नहीं है। अब एज अ ट्रांस वुमेन मुझे ट्रांजिशनिंग करना है। मैं कुछ महीने पहले एम्स जा रही थी। आप लोग सोचेंगे एम्स इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल इन साउथ एशिया, मुझे बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही होंगी। मेरे को डॉक्टर ने लिटरली बोला कि आपको मास्टरबेट करना है एक टेस्ट के लिए। ये और ऐसा तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है जिसमें आपको मास्टरबेट करना हो। वो क्या करना चाह रहा है मुझे नहीं पता। तो ये एम्स का हाल है। तो ट्रांस हेल्थ केयर तो कुछ है ही नहीं। और वैसे भी यहाँ पे किसी आम आदमी को यहाँ पे कोई हेल्थ केयर नहीं है दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल ने ज़रूर स्टार्ट किया है, बट कितनी जगहों पे वो बंद पड़ा रहता है जो मेरी जानकारी है। तो हेल्थ केयर पे भी दिल्ली में बहुत सुधार का स्कोप है। सो बेसिकली आई हैव 2-3 इंसिडेंट्स विद मी जो दिल्ली पुलिस को लेकर के हैं। तो पहला इंसिडेंट तो ये था कि वन डे ऑन अ बस स्टैंड आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड एंड वी वर एक्चुअली होल्डिंग हैंड्स। तो a police inspector came to me and he said ki why are you holding hands, and I was feeling very unsafe. I was like ki holding hands should be like normalized. Why is it a big issue for him? And after it, like, I got uncomfortable and I didn't speak about it. And then the next day I saw the same inspector repeatedly in Satyaniketan, and he was like I was in notice. I was in his notice. I was being noticeable to him. जितनी बार भी मैं सत्यनिकेतन जाती थी, I used to meet that guy and he used to like meet not in that sense, but you know I used to see him and he used to observe me from distance कि अच्छा वो लड़की है, उसको मैंने उस लड़के के साथ देखा था, which used to make me feel very unsafe. तो मैंने इस वजह से तो मैंने सत्यनिकेतन जाना छोड़ दिया. Not the sort of policing you need. Yeah. And the second incident which I saw was कि like उसके बाद मैं मालवीय नगर शिफ्ट हो गई सत्यनिकेतन के बाद. 1 साल मैं सत्यनिकेतन में रही थी एज अ स्टूडेंट. मालवीय नगर में मैं शिफ्ट हुई. आई सॉ कि जहाँ पे पुलिस बूथ है वहीं पे सड़क का हाल इतना ज़्यादा ख़राब है, गड्ढे पड़े हुए हैं सड़क में. ऑटो वाले भैया को इतनी दिक्कत होती है, मुझे भी इतनी दिक्कत होती थी वहाँ पे आने जाने में. पीरियड्स होते हैं, जब गड्ढे की सड़क होती है तो बहुत दिक्कत होती है पीरियड्स में, बिकॉज क्रैम्प्स आर वेरी पेनफुल थिंग फॉर सम फीमेल्स एंड दे आर श्योरली फॉर मी. तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब आपका पुलिस बूथ उस सड़क पे है, आपको पता है कि सड़क ख़राब है, तो इतने सालों से वो सड़क ख़राब क्यों है? मैं सभी साथियों से सहमत हूँ कि दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है कि 2013 निर्भया रेप की केस के बाद और ज़्यादा सेफ हो गया है दिल्ली. दिल्ली पुलिस के द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डर ही लगता है. मैं डेली बस में ट्रैवल करता हूँ, मैं आपको बताया भी जैसे पहले कि तो टिकटिंग बस में चोरी, फ़ोन चोरी हो जाना ये बहुत कॉमन है हमारे बसेज में. तो ये बहुत समस्या है फेस करते हैं. वो दिल्ली पुलिस कहीं भी सेफ्टी यहाँ पे इंश्योर करते हुए हमें नज़र नहीं आता. यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मेन भी कह रहे हैं वो सेफ फील नहीं कर रहे. आपने बोला तो मेन आर आल्सो नॉट फीलिंग सेफ इन द सिटी. चोरी चकारी, स्नैचिंग. एक और चीज़ है वुमेन सेफ्टी पे, जो भैया ने बोला कि बसेस में वुमेन ट्रैवल करती हैं. तो मैं एज ए बस में ही आता हूँ हर रोज़. तो मैं देखता हूँ कि जो बस ड्राइवर है, अगर किसी स्टैंड पे कोई मैन नहीं खड़ा है, सिर्फ वुमेन खड़ी है, तो वो उनके लिए बस रोकते ही नहीं है और भगाते हुए चले जाते हैं. ठीक है. और कंडक्टर भी ये मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बोलते हैं कि इनको फ्री क्या मिल गया, ये तो चढ़ते रहते हैं. दैट इज हाउ इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की इज. फ्री है, गवर्नमेंट ने बोला है, वहाँ पे पैसेंजर खड़ा है, तुम्हारे जेब से कुछ नहीं जा रहा है, फिर ड्राइवर को लगता है कि उसकी जेब से पैसा चला जाएगा. हाँ. ड्राइवर अपना
driver used to like he's the power of the bus holder. ड्राइवर He's अपना ही running the पावर bus. ट्रिप में है कि मेरी बस है. Yeah. पेट्रियार्की है ना, तो That's how patriarchy works. Great. Okay, last word and then we have to wrap. Yeah, so I think our campuses are not democratic at all. Like I saw the आपकी wall of democracy बिल्कुल blank है. Yeah, वाइट है पूरा. I know. And professors get fired because they're left wing. Students get suspended because they protest against the NTA. And I think if the BJP comes as the CM, this will get only worse. It's a fascist penetration happening at this point, and if it happens at state level, I cannot imagine how undemocratic our spaces will become. Like I come from a girls' college, and there's not a feminist reading group. They won't let Nivedita Menon come here to talk about women's safety in the college. Really? We had to have a session outside in the park, like in the back. ये park. LSR की हालत है. Yes. And she was proud that they wouldn't let her come into LSR, which really shows you something. इसके साथ ही हम आज इस शो को यहाँ पर क्लोज करेंगे. हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस में थे. अनदर इलेक्शन शो का हमारा सफर आगे भी कुछ दूसरे कॉलेज तक जाएगा. ये जो सारी कवरेज है ये हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत है, जो कि दिल्ली चुनावों से जुड़ी है, जिसको हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स ने समर्थन दिया है. आप हमारे इस एनएल सेना को पूरा करने में मदद करें. हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं इस समय दिल्ली के अलग अलग जगहों से आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं. वो पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म जिसका सरोकार आपसे है, और वो सिर्फ तभी संभव है जब आप थोड़ा बहुत इस जर्नलिज्म को सपोर्ट करते रहें, इसमें थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें. अंदर इलेक्शन शो का आज का ये शो यहीं तक. थैंक यू. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.